फ्रेंड, नमस्कार। आज 25 जुलाई है। भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा गौरव स्वर्गीय श्यामाचरण दुबे जी का व्यक्तित्व कृतित्व हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों प्राध्यापकों के लिए एक अध्ययन का विषय है। और 25 जुलाई उनका जन्मदिन है। 25 जुलाई 1922 को सिवनी, जबलपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे सिवनी में आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ के पिथौरा गांव की टाटपट्टी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली। जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसे मॉडल हाई स्कूल एक्सीलेंस स्कूल कहा जाता है, इसमें आपने मिडिल तक की पढ़ाई करी। इसके बाद आप नागपुर विश्वविद्यालय से महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी कर समाजशास्त्र और नृत्य शास्त्र की गूढ़तम खोज में बन गए। नागपुर, लखनऊ, उस्मानिया, सागर विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन किया। आज उनके जन्मदिन पे, बाकी सब तो हम उनके कृत्य से व्यक्तित्व से परिचित हैं। उनकी एक किताब है भारतीय समाज। उनकी किताब है भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत ने इसका प्रकाशन किया है। इसमें उन्हें भारतीय समाज के निर्माण की चर्चा करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की है। आज बहुत ही प्रासंगिक है श्यामाचरण दुबे द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में चर्चा की जाना। मणिपुर जो चल रहा है, मणिपुर में जो अफवाहों का बाजार है, मणिपुर में सरकार और जनजातियों के बीच में, सुरक्षा कर्मियों के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। इसी के बारे में बहुत कुछ जो है, आज से काफ़ी पहले आपकी जो किताब है, ये 1985 में इसका पहला संस्करण आया था और आपने इसके बारे में चर्चा की है। वो कहते हैं भारतीय समाज के अधिकतर सामान्य विवरणों में उत्तर पूर्व के विषय में बहुत कम बताया गया। श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है, बोले दक्षिण के क्षेत्र के विषय में कुछ टिप्पणियां ही मिलती हैं। उत्तर पूर्व में आप कहते हैं मंगोल समूह ने या तो अपनी जनजातीय पहचान सुरक्षित रखी या वे हिंदू समाज में अंशतः या पूर्णतः समाहित कर गए। मंगोल प्रजाति हिंदू समाज में समाहित हो गई या उसने अपनी जनजातीय रूप में अपनी पहचान रखी है। यहाँ पे जनजातीय समूह खासी, मिजो, नागा की बड़ी संख्या अब ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गई है। यद्यपि वे जनजातीय तौर तरीके से कुछ विशिष्ट गुणधर्म अभी भी अपनाए हुए। भाषा विज्ञान पर अधिकारी विज्ञान सुनीति चटर्जी कहते हैं इंडो मंगोलियाड समूह किरातों के वंशज हैं, जिनका उल्लेख संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। किरात पट्टी में कुछ ऐसी सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं जो भारत के अन्य हिस्सों में नहीं दिखती। दुबे जी लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के गठन से पूर्व का असम, इन 4 राज्यों के गठन के पूर्व का असम जो था, ये सब असम के सीमा क्षेत्र में बसे हैं। निर्जातीय समूह और वैविध्यपूर्ण संस्कृति का घर था। मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक इसका विस्तार था। प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध था और व्यापक सीमा क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसकी चर्चा आप कहते हैं रामायण, महाभारत, महाकाव्यों में भी इसका उल्लेख हुआ है, पुराणों में भी इसका नाम मिलता है। संभवतः अब कहते हैं बाद में ये कामरूप कलाया और जादू टोना तंत्र का गढ़ माना जाने लगा। गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय की महान पीठ मानी जाती है। इस क्षेत्र का अपना नाम असम बाद में बना है। इस नाम की उत्पत्ति और स्पष्टीकरण के अनेक अनुमान लगाए जाते हैं। श्यामाचरण जी कहते हैं एक अनुमान के अनुसार असम नाम यहाँ के भूभाग के स्वरूप का प्रतीक है, क्योंकि पूरा असम उबड़ खाबड़ जो बराबर नहीं, ऊंचा नीचा असम, ऊंचा नीचा असम, असमान अथवा अप्रतिम जिसके समान कोई नहीं हो सकता है। इसका संबंध अहोम विजेताओं से भी है। ये उन्होंने चर्चा की है असम की। असम में कहते हैं वो कि असम पूरा जो कि एक था, अब तो अलग अलग हो गया, अरुणाचल अलग हो गया, मेघालय अलग हो गया, मिजोरम अलग हो गया, नागालैंड अलग हो गया। वो कहते हैं मंगोली समूह का लंबा इतिहास था और जो समाज उभर कर आया है उसमें उनका स्थान निश्चित करने का काम अत्यंत जटिल है। ये दोनों बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, उसी कारण उनके बारे में सभी सामान्यीकरणों पे, जनरलाइजेशन पे शंका होती, विवाद खड़े जाते हैं और एक ही सहमति, एक बात पे सहमति नहीं होती, असहमति रहती है। ये तत्व असमिया संस्कृति और समाज की आधारशिला है। निसंदेह सांस्कृतिक अनुकूलन अभिकरण हुआ, किंतु इन समूह की छाप आज भी अमिट है। बोडो या बोरो असम का एक महत्वपूर्ण समूह है। ये नाम किसी जनजाति का द्योतक नहीं है, बल्कि इस नाम के तहत बड़ी संख्या में आने वाले वे समुदाय आते हैं जो बोडो भाषा बोलते हैं। ये तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा है। काचरी एक बहुत शक्तिशाली थे जिनका अपना राज था और इसी समूह के थे। राभा भी इसी समूह के हैं। इन दोनों का बड़ी तेजी से हिंदूकरण हो रहा है।
वास्तव में अब इनका एक वर्ग स्वयं को हिंदू मानता है। विभिन्न मूलों के इन लोगों ने हिंदू धर्म में अपने विलय के बाद अपनी एक नई पहचान बना ली है। वे अपने को राजवंशी कहते हैं। इस समूह में कोच भी शामिल हैं, जो अब एक हिंदू जाति जिसने असम के काफी बड़े हिस्से पर शासन किया था। इन्होंने अपना परंपरागत नाम त्याग दिया और अब अपने को राजवंशी कहते हैं। फारो मंगोली आबादी के एक और महत्वपूर्ण समूह में छूतिया, देवरी, मिशिंग, मोरान शामिल हैं। ये सब ऊपरी असम में रहते हैं। अतीत में छूतिया और मोरान के अपने रास्ते पे अन्य लोगों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने एक बड़े हिस्से में हिंदू धर्म को अपना लिया। असम के दक्षिण बिंदु पर रहने वाला कुकी चिन समूह तीसरा निर्जाति समूह है। कुकी चिन भाषा की दृष्टि से इनकी निकटता बर्मियों और काचिनों के साथ है। इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया और इनकी परंपरागत शैली जो है, जीवन शैली आज भी सुरक्षित है। कुकी चिन ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब उनमें से अधिकतर ने ईसाई धर्म, हाँ हिंदू नहीं लेकिन ईसाई धर्म अपना लिया। और चौथा यहाँ का महत्वपूर्ण समूह ताई अथवा शानमूल का, जिन्हें अहोम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ये चीन से यूनान के रास्ते ऊपरी बर्मा आए और जहाँ इनकी एक शाखा 13वीं शताब्दी में असम में आई और इन्होंने यहाँ पे एक शक्तिशाली राज स्थापित किया। यहाँ के अभिलेखों में पुरोहित और सामंतों द्वारा सुरक्षित बुरंजियों ऐतिहासिक महाकाव्यों में इनका उल्लेख मिलता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने इनका राज जीत लिया और यहाँ राज करते रहे। इस पुस्तक में श्यामाचरण जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब इनके राज्य जीत लिए और वहाँ राज करते थे, वहीं अहोमियों ने दूसरों को अपने में मिला लिया और गैर अहोमियों के साथ मुक्त रूप से अंतर्विवाह किए, असमिया भाषा अपनाई और धीरे धीरे उनका हिंदूकरण हो गया। अन्य शान समूह जो खामयांग, खामती, तुरंग, आयतोन, फकेल हैं, ये बाद में असम में आए। ये ताई परिवार की भाषा बोलते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से इन पे बर्मियों का प्रभाव था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने हिंदू धर्म अंगीकार नहीं किया। असम भारत की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण पक्ष को नाटकीय ढंग से चित्रित करता है और दिखाता है कि यहाँ विदेशी या अहिंदू समूह हिंदू समाज में किस तरह विलीन हो गए। अब इसके बाद उन्होंने एक और कहा, एक व्यक्ति ने असम के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को आकार दिया और क्षेत्र के हिंदू समाज का रूपांतरण कर दिया। वे थे श्री शंकर देव, दार्शनिक, कवि, कलाकार, उपदेशक, समाज सुधारक थे। उन्होंने देखा कि असम समाज अव्यवस्थित दशा में है। विभिन्न जनजाति मूलों के लोग हिंदू धर्म में अपने पुराने विश्वास और व्यवहार भी ले आए हैं। उनकी परंपराओं की बहुलता के कारण काफी विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शक्ति संप्रदायों ने पशु बलि, नरबलि भी होती थी। अनेक प्रकार के गुह आचारों के अतिरिक्त मदिरा, स्त्री, मांस के भोग के प्रति आसक्ति के कारण लोकाचार को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के ब्रजयान और सहजयान संघों के अनेक सिद्धांत, व्यवहारों, कामुकता, जादू, अद्वैत दर्शन के अजीबो गरीब सम्मिश्रण को आत्मसात किया गया। ये उन्होंने बताया। इसके बाद उत्तर भारत में हिंदू धर्म की कुछ और पहलुओं की भी आप चर्चा करते हैं कि पहाड़ियों से घिरी एक छोटी किंतु उपजाऊ घाटी मणिपुर, वही मणिपुर की बात कर रहा हूँ जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसकी चर्चा 1985 में भारतीय समाज के निर्माण में श्यामाचरण दुबे जी ने की है। वो कहते हैं उत्तर भारत का हिंदू धर्म में कई पहलियों से घिरा हुआ उत्तर भारत का हिंदू धर्म, पहाड़ियों से घिरी एक छोटी किंतु उपजाऊ घाटी मणिपुर, मैती अथवा हिंदू मणिपुरियों का प्रदेश है। मैती हिंदू नहीं है, तब उनने कहा था। जबकि पहाड़ियों पर जनजाति समूह बसे हुए हैं। मैती की उत्पत्ति के वो सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं कि तातार समूह के वंशज हैं जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम चीन से यहाँ आकर बस गए थे। दूसरा एक सिद्धांत नागा सेना का है कि नागा सेना के प्रमुख पाम हेवा ने 1714 में मणिपुर का राजा बना था, वो उसने स्थापित हुआ था। उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और अजीब बात है कि फारसी ध्वनि का नाम गरीब नवाज, गरीबों का रक्षक रख लिया और उसी का फिर अनुसरण लोगों ने किया। शासकों की सेवा में लगे ब्राह्मणों ने क्षत्रिय का दर्जा दे दिया, जिसे बाद में दूसरी जगह के अधिकांश क्षत्रियों ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने जाति के नियम आचारों का पालन करना, अनुष्ठानिक पवित्रता के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मणिपुर में हिंदू धर्म का अपना एक अलग रंग, भक्ति, संगीत, नृत्य की गर्भापूर्ण शैलियों का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1714 से जब मणिपुर के राजा बने थे नागा सेना प्रमुख पाम हेवा, उसके बाद से ही हिंदू धर्म का अपना वर्चस्व बनने लगा। भक्ति, संगीत, नृत्य की गर्भापूर्ण शैलियों का विकास हुआ। इसी के साथ त्रिपुरा, यहाँ हिंदू धर्म और जनजाति धर्मों का सहअस्तित्व का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप कहते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू 14 देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें शिव, उमा, हरि, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, पृथ्वी, समुद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमालय। इसमें से कुछ तो बहुत विलक्षण है। अब आजकल
वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, लेकिन बाकी देवी देवताओं की पूजा खूब की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि एक जनश्रुति के अनुसार कि 14 देवी देवताओं के भारी भरकम प्रतिमाएं बर्मा के राजा के पास थीं। त्रिपुरा के राजा ने अपनी सेना भेज के युद्ध में बर्मा के राजा को हराकर इन 14 प्रतिमाओं के सिर्फ सिर लाने का फैसला किया, क्योंकि मूर्ति पत्थर की थी, बहुत भारी भरकम थी, जिसमें से 13 सोने से चांदी से मढ़ी है। सभी पुरोहित जनजाति, यहाँ पे जो पूजा होती है उसमें सभी पुरोहित जनजाति त्रिपुरी है, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं है, जनजाति त्रिपुरी है। यहाँ का मुख्य पुजारी जो है पुरोहित चंताई कहलाता है, उसके 4 मुख्य सहयोगी नारायण कहलाते हैं। इनके 80 कनिष्ठ पुरोहित हैं, जिन्हें गालिम कहते हैं। मूर्तियों के सिर लोहे की तिजोरी में रखे गए हैं और प्रतिदिन बारी बारी से इनमें तीन इनकी पूजा की जाती है। जून जुलाई में एक सप्ताह के लिए यहाँ खारची उत्सव मनाया जाता है, जिन्हें चारों ओर से मूर्तियों को एक खुली झोपड़ी में प्रतिस्थापित किया जाता है और सभी 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन जो उपासकों की ओर से गालिम बड़ी संख्या में बकरों की बलि देते हैं। एक अलग झोपड़ी में कन्या देवी बुरामा की मूर्ति रखी जाती है। खारची उत्सव के दौरान संतान की कामना करने वाली स्त्रियां देवी को सिंदूर चढ़ाती हैं, उनके दरबार में मोमबत्तियां जलाती हैं। इस जनजाति देवी की पूजा सभी करते हैं और बलि में देवी का भी भाग होता है। त्रिपुरा इस बात का उदाहरण है कि कैसे जनजाति परंपराएं हिंदू विरासत से जुड़ गईं और कैसे दोनों समरसतापूर्ण ढंग से एक साथ कार्यरत हैं। इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने बताया। इसके बारे में आप देखिए, भारतीय समाज के निर्माण में पूरे पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा श्यामाचरण दुबे जी ने बड़े मानव शास्त्री ढंग से की है, समाजशास्त्री ढंग से की थी। उन्हें तब भी बताया था कि जनजाति समाज हिंदू समाज में मिल गया, लेकिन विलीन होने के बाद भी जनजाति समाज की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज यथावत चलते रहे। पर आज क्या हो रहा है कि 2 जनजाति समूह मणिपुर में, मैती जनजाति समूह जो है आपस में लड़ रहे हैं, 2 जनजाति समूह, इनमें जो झगड़ा हो रहा है ये अपने अपने अस्तित्व का झगड़ा है। इनमें अपने अस्तित्व का झगड़ा है। आज जो मणिपुर में झगड़ा है वो कुकी और मैती जनजाति समूह के बीच का है। एक हिंदू धर्मावलंबी है और एक जनजाति ईसाई धर्मावलंबी। तो धार्मिक आचार विचार अचानक से नहीं, इतने सालों से एक साथ रहते। मैंने एक बात की ना, देखिए 1751 की चर्चा की है श्यामाचरण दुबे जी ने, तब इतना विवाद नहीं हुआ। चीन से आई जातियाँ, बर्मा से आए जनजाति समूह, चीन से आए, बर्मा से आए, सब यहाँ पे रह रहे थे और बहुत मजे थे। पूर्वोत्तर का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया। लेकिन अचानक आज 2 माह से कुछ ऐसे विघ्न विदोषी, जो इन्हें विध्वंसक लोग ही मैं कहूँगा, जिन्होंने इन दोनों जनजाति समूह के बीच में एक दरार पैदा कर दी। और आज देखिए मणिपुर सुलग रहा है, जबकि असम नाम ही है ऊंचा नीचा। असम जो है पूरा प्रांत कहलाता था, जिसमें मिजोरम भी था, अरुणाचल भी था, मणिपुर भी था। सारे जो अलग अलग राज्य बाद में बने, पहले सब असम के ही थे, हिस्से थे। असम के बाहर के नहीं थे, असम के हिस्से थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि असम का अर्थ ही होता है ऊंचा नीचा, असमान, जिसकी कोई समानता नहीं है। एक असमान विशिष्ट पहचान वाले इस क्षेत्र में अशांति फैलना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे सोच बदल गई है, हमारे तंत्र बदल गया है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो सोशल सिस्टम है हमारा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। रॉबर्ट मल्टन ने भी सोशल सिस्टम की बात की है। उसमें कहते हैं लक्ष्य की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं से कोई विरोधाभास आ गया है, जिसके कारण मणिपुर जल रहा है। और इस वाकई में यहाँ पे बहुत बौद्ध धर्म भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है। इन सभी का सम्मिलन है, अजीबोगरीब सम्मिश्रण है, जिसको सभी ने आत्मसात किया है। इसको पुनः आत्मसात करने की जरूरत है, तभी हम मणिपुर को शांत कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले श्यामाचरण दुबे जी ने भारत निर्माण नामक पुस्तक में काफ़ी कुछ चर्चा की है। बहुत कुछ पूर्वोत्तर राज्य असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड सबकी विवेचना की है। आइए, श्यामाचरण दुबे जी की जन्म जयंती पे मुझे उनकी इसी भारतीय समाज के चर्चा करने का अवसर मिला। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।